नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का फोन आ गया है, सर मैंने लोन ले लिया है। बहुत लोगों का सवाल है, सर लोन ले लिया है, पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, क्या मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, क्या एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्या मुझे जेल हो जाएगा? ऐसी बातें सुनने को मिलता है। तो मैंने सोचा वीडियो ही बना करके आपका डाउट को क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों का प्रश्न है और आपके भी मन में कभी न कभी ये विचार आ रहा होगा कि क्या पुलिस का क्या रोल है, क्या कर सकती है। तो कैसे ये रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं, परेशान करते हैं, हरास करते हैं, आज पूरी वीडियो देख लेंगे, आपके अंदर का डर ही समाप्त हो जाएगा, पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो जान लीजिए, इस समय ऑनलाइन डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। इजीली आपको आपके आधार कार्ड को देखा गया, पैन कार्ड के देखा गया, सिबिल को देखा गया और आसानी से आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर लोन कर दिया जा रहा है। इतना आसानी से, जैसे जैसे इतनी आसानी से लोन बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिफॉल्टरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो मैं तो बार बार आपको कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं है तो जो लीगली प्रोसेस है, जो कानूनी कार्रवाई है, जो नोटिस है, नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, आगे का प्रोसेस जो है वो तो करना ही पड़ेगा। तो अब होता क्या है, जैसे आपने लोन लिया तो दो कंडीशन बनते हैं, या फिर आप कंटिन्यू पे करते जाइए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है हो जाएगा, और दूसरा है किसी विषम परिस्थिति। दो कंडीशन है, लोन लिए या फिर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। अगर ईएमआई दे रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। अगर नहीं दे पाते हैं तो किसी विषम परिस्थिति, कोई दुर्घटना हो गया, या फिर कोई जॉब लॉस हो गया, या फिर आपके व्यापार में लॉस हो गया, घाटा हो गया, या फिर व्यापार ही आपका बंद हो गया, पारिवारिक समस्या हो गई, कोई भी ऐसी समस्या होती है तो दो ही कंडीशन बनता है, या फिर किसी कार की कोई विषम परिस्थिति बन रही है, या फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आप पे कर रहे हैं। तो होता क्या है, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, तो कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जो होता है, ये देखिए, जैसे लीगल प्रायर नोटिस हमारा है, ये एक नहीं 10-10 पेज का, 1 2 ये लगभग 3, देखिए सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन का लीगल प्रायर नोटिस पे हमारा नाम होगा, एड्रेस होगा, प्रोसेस होगा, इसमें सब चीज डिटेल होती है। कम से कम ये 5-6 पेज का एक मजबूत ड्राफ्ट होता है, जिसमें सरफेसी एक्ट का भी जिक्र होता है। जैसे कि आपका होम लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, तो गोल्ड लोन है, कोई भी लोन हो, सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड, जो भी प्रोसेस है उसको करना पड़ता है। तो उस हिसाब से सिक्योर्ड लोन है तो उसका प्रायर नोटिस जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन है तो उसका प्रायर नोटिस जाएगा, उस पर हमारी मोहर होगी, हमारा स्टैंप होगा, हमारा ईमेल आईडी होगा, हमारा जो भी रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो ये सब प्रोसेस है, तो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उसको तो आपको करना है। पहला काम ये आपका ब्रह्मास्त्र है, जो लीगल प्रायर नोटिस, ये जो लीगल प्रायर नोटिस दिया जाता है, ये आपका ब्रह्मास्त्र का काम करता है। पहला काम आपको कहा है कि सभी बैंकों को लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक, इसको रजिस्टर्ड डाक से भेजना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ये काम पहला आप लोग कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कोई विषम परिस्थिति है या क्यों आप नहीं दे पा रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन है, आपने अवगत करा दिया। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, होता क्या है उसके बाद। रिकवरी एजेंट आपको फोन पे फोन, कॉल पे कॉल, एक दिन पे मल्टीपल कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, आपको डराते हैं, हरास करते हैं, और रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ जाते हैं, कहते हैं कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी अगर आपने ईएमआई नहीं दिया, आपको जेल हो जाएगा, आपको आज एक ईएमआई देना ही है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, नहीं तो आपके ऊपर 420 406 में आपको जेल हो जाएगी, आपने धोखाधड़ी किया है, आपने अमानत में खयानत किया है, जो कि बीएनएस की धारा 316 और 318 हो गई है। तो इतना डरा देते हैं कुछ लोग, तो डर के मारे एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, डर के मारे करने लगते, मल्टीपल लोन में फंसते चले जाते हैं। केवल इन रिकवरी एजेंटों के डर से वो मल्टीपल लोन में फंस गए। अभी तो एक लोन था, उसके बाद अब 10-10 लोन में फंस गए। तो उसके बाद करना क्या है, बहुत सारे लोग इतना मेंटली हरास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो आत्महत्या तक सोच लेते हैं। बहुत लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, लोन में डिफॉल्ट कितने लोगों ने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। तो ऐसा ऐसे कर देते हैं, ये डरा के हरास करके परेशान करते हैं। तो देखिए, परिस्थितियों पे किसी का कंट्रोल तो है नहीं। किसी का दुर्घटना हो गया, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि नहीं मेरा दुर्घटना, कोई बता के आएगा कि हाँ इस दिन आपकी दुर्घटना होगी। जॉब लॉस हो गया, नौकरी चली गई, कोई पारिवारिक समस्या हो गई, कोई बीमारी हो गई, व्यापार लॉस हो गया, कहीं नुकसान हो गया, तो बहुत सारे जो
प्रॉब्लम, आपकी समस्याएं हैं, तो डरे घबराए नहीं। इन परिस्थितियां आपको बता के नहीं है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब आपको एजेंट डराते हैं तो क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, उस पे आपको ध्यान देना है। एजेंट आपको कहेंगे आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगा, कैसे ऐसे डराते हैं। आज तक किसी का एफआईआर हुआ है? लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किए हैं, क्या एफआईआर हो सकता है? क्या 400? देखिए एक चीज बता लीजिए, लोन में पुलिस का क्या रोल है, पहले तो ये जान लीजिए। लोन में पुलिस का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। लोन आप नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, बैंक जाकर के या एनबीएफसी जाकर के थाने में इन्फॉर्म करे कि इन्होंने हमारे लोन की ईएमआई नहीं की, तो उस पर एफआईआर दर्ज करिए। तो कोई थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती और कोई पुलिस आपके घर पे भी नहीं आ सकती। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना ये अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं हो सकता। लोन की ईएमआई न चुकाने में कोई भी थाने में, किसी चौकी में, कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। अगर लोन की ईएमआई में किसी को एफआईआर हुआ तो एक कॉपी हमें भी दे। आज तक तो मैंने नहीं देखा कि लोन लिया और डिफॉल्ट कर गया, आपके नाम पे एफआईआर है। तो ऐसा नहीं होता। लोन की ईएमआई न चुकाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होती। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आपकी लोन की रिकवरी करना पुलिस का काम नहीं है। कि आपने अगर लोन की रिकवरी करना पुलिस का काम हो जाए तो कंपनियां पुलिस का काम केवल लोन की रिकवरी ही करते रह जाएं। तो पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। बहुत सारे काम है, आपकी लोन की रिकवरी के लिए पुलिस नहीं आएगी। और बहुत सारे लोग मैंने देखा, उन्होंने सरिता बिहार थाने का स्टैंप लगा करके एक एप्लीकेशन थाने पे दे देते हैं और दिखा देते हैं, जो टोटल फर्जी फेक डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी तरीका है। बहुत सारी कंपनियां एनबीएफसी वाले हैं कि थाने के स्टैंप लगा दे रहे हैं, भारत सरकार का लगा करके उसको भेज दे रहे हैं कि आपकी कंप्लेन हो गई है, एफआईआर हो गया है। तो वेरीफाई करने के पता चला वहां पे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे आपको डराते हैं। और डराना ही छोड़िए, एक चीज जान लीजिए, पहला काम, किसी विषम परिस्थिति में आपको प्रायर नोटिस दीजिए। प्रायर नोटिस देके चुपचाप आप बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी परिस्थिति से बैंक को अवगत करा दिया। अब आगे कंपनी रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेज, जो नोटिस आते जाए उसका जवाब देते जाओ। बस चुपचाप बैठिए। पैसे हैं तो इनके पैसे दीजिए, नहीं है तो किसी भी प्रकार से सेटलमेंट ही करके दीजिए, उनको क्लोज करिए। और उसके बाद भी सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जो लीगली प्रोसेस है, जो तरीका है, वो तो करते रहिए। कम से कम जो लीगली प्रोसेस है उसको करना जरूरी है। और बहुत सारे रिकवरी एजेंट ऐसे डराते हैं कि मैं थाने से बोल रहा हूं, आपके नाम पे एफआईआर होने वाला है 420 में, 406 में, ये एडवोकेट साहब है, उनका नंबर है, ये फाइल नंबर लीजिए और आपके नाम पे एफआईआर दर्ज करेंगे। आप आधे घंटे में उनसे बात करके बताइए, नहीं मैं आपकी फाइल को 1 घंटे के लिए रोका हूं, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में आप संपर्क करके बताइए, नहीं तो मैं एफआईआर कर दूंगा और आपको आपके घर से उठा के ले जाऊंगा। ऐसे कोई बात करे तो आप कह दो किस थाने से बोल रहे हो, आ जाओ। तो पुलिस का काम नहीं है आपको लोन की रिकवरी करना। उनसे बता दो कि वो देखिए, जो डराते हैं, धमकाते, बहुत ज्यादा डरे। अगर ऐसा कोई फोन आए कि ये है एडवोकेट का नंबर है, आप इनसे बात कर, समझ जाइए वही रिकवरी एजेंट है। दो कौड़ी के जो आदमी होते घूमते रहते फर्जी वाले, वही लोग हैं। तो ऐसे ही नहीं ये फर्जी पुलिस बन जाते हैं, फर्जी एडवोकेट। अरे एडवोकेट हाई कोर्ट के एडवोकेट बन जाते हैं। अरे एडवोकेट ऐसे ही बन जाते हैं क्या? 3 साल LLB करना होता है। LLB पास करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना होता है। वो एग्जाम पास करने के बाद आप एडवोकेट बनते हैं। उसके बाद सीनियर के साथ रहना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाकर के एक एडवोकेट तैयार होता है। और एडवोकेट का काम है डराना नहीं है। कोई भी एडवोकेट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या तहसील का, कहीं का भी कोई भी एडवोकेट हो, अगर उसने एडवोकेट है तो कभी भी किसी एडवोकेट फोन करके किसी को नहीं डराएगा, धमकाएगा। क्योंकि उसके पास राइट्स है। कोई एडवोकेट का काम है नोटिस भेजना, वो नोटिस भेजेगा, आपको डराएगा क्यों, फोन क्यों करेगा? तो ऐसा नहीं करता। ये फर्जी वाले रिकवरी एजेंट हैं जो एडवोकेट बन के ऐसी बातें कर रहे हैं। फर्जी पुलिस है, यहां तक कि सायरन भी बजा देते हैं, पुलिस की आवाज भी सुनाई देती है कि हाँ ये रियल में माहौल बना देते हैं। तो ऐसे फर्जियों से डरिए मत, ये सब फर्जी हैं। कर क्या सकती है कंपनी? अनसिक्योर्ड लोन है, आर्बिट्रेशन, रिकॉल नोटिस आएगा, जवाब दीजिए, डिमांड नोटिस आएगा, जवाब दीजिए, आर्बिट्रेशन नोटिस आएगा, उसको ऑब्जेक्शन दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए ऑब्जेक्शन दे दीजिए। और उसके बाद क्या कर सकते? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में एक EMI का एक केस होगा। ECS बाउंस का केस कर सकती है। तो ECS बाउंस का केस करती है, सेम डे बेल हो जाता है। पुलिस कब आती है अब बताते हैं। जब आपके ऊपर ECS बाउंस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो गया,
सम्मन आया, आपने इग्नोर किया, नहीं गए। फिर आया सम्मन, नहीं गए। BW बेल वाल वारंट आया, एक बार आया, नहीं, इग्नोर कर दिए। 2 बार आया, इग्नोर कर दिए। 3 बार आया, इग्नोर कर दिए। आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। उसके बाद NBW आया, नॉन बेल वाल वारंट आया। उसके साथ भी आप छिप रहे हैं, भाग रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उसके बाद PO भगौड़ा घोषित कर जाएंगे और पुलिस आपको पकड़ करके अरेस्ट करके कोर्ट में ले जाएगी। तो इतना नौबत आने ही मत दीजिए। आपके पास सम्मन आया, कोर्ट का आया, नोटिस आया, बस ठीक है, नोटिस आ गया, सेम डे बेल होती है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में ज्यादातर केसेस में यहाँ पे होती है। तो हमारे पैनल पे एडवोकेट है, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा, जो प्रोसेस है वो करा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब, जितनी भी प्रायर नोटिस हमारे यहाँ से जाती है, तो नोटिस का जवाब जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से इसलिए मैं कहता हूं ना, क्योंकि जब कोई एडवोकेट नोटिस भेजता है ना, तो उस नोटिस का रिप्लाई कंपनियों को करना पड़ता है। हमारा नाम, एड्रेस, चेंबर नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ रहता है। जो पर डे की हमारे पास इतनी नोटिसें आती हैं, ये नोटिसों का पर डे का रिप्लाई करना था। जो आपका जो नोटिस है, प्रायर नोटिस, लीगल प्रायर नोटिस, उसका रिप्लाई हमारे पास भी आएगा, हमारे पे आता है। जो उसका जवाब कैसे देना है, क्या प्रोसेस करना है, वो सब किया जाता है। तो नोटिसों का जवाब आपके पास भी आएगा, हमारे पास भी आएगा, और जो परिस्थितियां बनती है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको तो करना ही है। पर डे हमारे पास जितनी भी नोटिसें जा रही हैं, लीगल प्रायर नोटिस, जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से जाना चाहिए। उस पर चैम्बर नंबर, एड्रेस सब कुछ होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आप कंपनी को उसको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जरिए रजिस्टर्ड आ गया है, उस पर ट्रैक कर लिया जाएगा कि हाँ आपका डिलीवर्ड हो चुका है, मैंने कंपनी को अवगत करा चुका है। उसके बाद भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आती, कोई नोटिस आता है, कोई दिक्कत होती है, उसके लिए मैं हूं, आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और हमारा नंबर है, आप हमसे, हमारी टीम से बात करके संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको मीटिंग करना है तो पर्सनली आप मीटिंग करना, हमारी कॉल बुक करके आप हमसे मीटिंग कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करें। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।